जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द प्लेटफॉर्म फिजिक्स के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसमें द प्लेटफॉर्म जो बुक है वो पटना के रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, और उस से हम लोग जो है अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी एलपी, आरआरबी टेक्नीशियन एंड अदर रेलवे कोर्सेज। तो ये रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और भी कई किताबें हैं, जैसे खान पब्लिकेशन की भी किताबें आ गई है, खान जी रिसर्च सेंटर की, वो भी आप लोग ले सकते हैं। पटना के जितने भी पब्लिकेशन अगर देखा जाए तो रेलवे के लिए काफी बढ़िया है। रेलवे के लिए पटना की पब्लिकेशंस की किताबें काफी अच्छी है और फायदेमंद होती है। चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी तक नहीं पढ़ा है, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जीएसजी के प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो वहां पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाएगा, एक गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। खींचने ऑप्शन सी, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त के अलावा कई अन्य उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आंसर, एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है की अपेक्षा लोटनी घर्षण कम होता है। भाई, कोई चीज को खींच कर ले जाना और उसको रोल करते हुए ले जाना, दोनों में अंतर तो आएगा ही। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कम लगता है। भाई, जैसे कोई चीज आगे जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो एक्चुअली में रोलिंग में तो कंडीशन अलग होती है, क्योंकि आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। और जैसे आप कोई चीज अगर खींच रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसके आपका फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में, कुछ कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, वही हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है घर्षण का। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के गति में विरोध होता है। गति में विरोध क्या कह रहा है? गति में जिस तरफ गति की जो डायरेक्शन होगी, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वेग की जो डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। ठीक है। इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की दिशा के विपरीत होता है। वस्तु की दिशा मतलब वस्तु की गति की दिशा, जिस तरफ वस्तु की गति है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति से लगे घर्षण को सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वही मैंने बताया, जब कोई वस्तु धरातल पर सरकती, मतलब ऐसे धरातल पे रखा है, एकदम फ्लैट एकदम रखा हुआ है, तो उसको ऐसे खींचेंगे तो सरकना हुआ, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर लुढ़कती है, लुढ़केगी कब? जैसे कोई ऐसे सर्कुलर मॉडल में कोई चीज होगी, ठीक है, जैसे गेंद हो गया आपका, जैसे बॉल वगैरह हो गया, ठीक है, कोई पाइप वगैरह हो गया, वो स्लाइडिंग कर, तो वो लुढ़केगी, ठीक है। तो इस वाले घर्षण को हम लोग क्या कहेंगे? लोटनी घर्षण कहते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, साइकिल है, साइकिल का जो टायर ऐसे आपका होता है वलय में, तो वो घूमता है, ठीक है, जब साइकिल चलाते हैं तो वो घूमता है, तो उसमें जो घर्षण लगेगा वो लोटनी घर्षण होगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज की को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाती है? ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम का को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। तो देखिए, न्यूटन के जड़त्व के नियम को दर्शाती है, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जड़त्व का नियम जो होता है वो तीन होता है, ठीक है। एक होता है स्थिरता का, ठीक है, या स्थिति का जड़त्व, ठीक है, स्थिति का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व, ठीक है।
और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व तीन प्रकार। जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व ये कहता है कि किसी वस्तु में की स्थिति में परिवर्तन, जैसे स्थिति के बोले थे, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई बाय बल न लगाया जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है तो जड़त्व कहलाता है। वही मैंने जो कहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए। ठीक है, अगर वेग दोगुना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, मतलब मान लीजिए v1 v है तो v2 क्या हो जाए? 2v हो जाए। ठीक है, v2 2v हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा। त्वरण कैसा होगा? उसका संवेग दुगना होगा, कि उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, कि उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। अब देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसे जो त्वरण होता है, त्वरण, ठीक है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ये होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल ये हो जाएगा। ठीक है, और संवेग क्या होता है? संवेग को हम पी से दर्शाते हैं। संवेग देखिए, संवेग जो होता है पी होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, एम इंटू वी ये तो डायरेक्टली हो गया। अगर यहाँ देखा जाए ये दोगुना हो जाएगा तो ये दोगुना हो जाएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता है? ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये होता है, ये चेंज होता है, मतलब एक्सेलरेशन आपका दोगुना हो जाए। अगर वेग दोगुना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है दोगुना नहीं हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वेग से ये डिफरेंस है, क्योंकि वो डिफरेंस करने पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका नहीं चेंज होगा। एक्सेलरेशन हमारा दोगुना नहीं होगा, लेकिन पी वेग ये चूंकि ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो ये दोगुना होने पर संवेग भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। किसी पिंड का वेग यदि दोगुना हो जाए, वेग दोगुना हो जाए तो उसका संवेग भी दोगुना होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, p इक्वल टू एम इंटू वी ये होता है। तो संवेग सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्यों? देखिए ये हो गया किलोग्राम, ठीक है, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसीलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये लोग आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी इस तरीके का दे देता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे करके दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एस इनवर्स का मतलब होता है 1/s, मतलब एस अगर माइनस ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/s हो गया इस तरीके से। ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स आता ही होगा। चलिए आगे का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? अ, इकाई सदिश में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। सिंपल सी बात है। v इक्वल टू क्या होता है? ये होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा होता है। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, यह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर मीटर पर सेकंड होता है। सिंपल, छोटा छोटा डिफिनेशंस है। ये छोटे छोटे डिफिनेशंस आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल करेंगे एग्जाम के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। एक भारी एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड क्या कह रहा है? फिर से पढ़ लेते हैं। एक भारी है और एक हल्का पिंड है, एक समान बल, दोनों पर बराबर बल लग रहा है। मान लीजिए एक भारी है, डिजाइन गड़बड़ जा रहा है। देखिए मान लीजिए कोई भारी है, ठीक है, एक हल्का है, ठीक है, दोनों पर जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऊपर से लगा है या दाएं बाएं से जो भी लगा है, ठीक है, दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है। दोनों पर फोर्स इक्वल लग रहा है। ठीक है, हम ऐसे ना करके इस डायरेक्शन में ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से इस तरफ फोर्स लग रहा है दोनों। ठीक है, इधर का हटा देते हैं, इधर का कर देते हैं। ठीक है, ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है। हम थोड़ा सा पिंड चेंज कर लेते हैं। पिंड हम कोई ब्लॉक टाइप का ले लेते हैं, ऐसा है, ब्लॉक टाइप का ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है,
एक छोटा ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस पर एक फोर्स लगाएंगे, इस पर भी फोर्स लगाएंगे, दोनों पर फोर्स क्या लगाएंगे, हम सेम लगाएंगे, ठीक है, एक समान बल लगा रहे हैं, ठीक है। एक ही अवधि मतलब दोनों को एक ही टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा रहा है। अगर इस पर टी टाइम के लिए लगा रहा है तो इस पर भी टी टाइम के लिए लगा रहा है, मतलब इस पर 5 सेकंड के लिए लगा रहा है तो इस पर भी 5 सेकंड के लिए लगा रहा है। अगर इस पे 10 सेकंड के लिए लगा रहे हैं तो इस पर भी 10 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। सिंपल सी बात समझिए। तो क्या कह रहा है, एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे, क्या कह रहा है, एक समान संवेग से, यहाँ एक समान वेग से गतिमान है, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि वेग दोनों का सेम होगा। वेग देखिए, वेग किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इस पर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है भाई, दोनों का फोर्स सेम सेम लग रहा है, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस क्या सेम कवर करेंगे, दोनों में विस्थापन क्या बराबर बराबर होगा। हम्म तो यहाँ यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर दोनों में विस्थापन बराबर होगा तो भाई वेग बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय तो इक्वल है। हम्म तो यहाँ पर अगर विस्थापन चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो हम यहाँ देखें P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ठीक है। यहाँ दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है, मास अलग है, लेकिन मान लीजिए m1 m2 ऐसे दिया है, लेकिन अब वेलोसिटी भी इनका अलग ही होगा, v1 v2, ठीक है। तो दोनों में अगर फोर्स सेम लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। अब m इंटू ए मतलब F इज इक्वल टू, थोड़ा सा और यहाँ पे हम यहाँ डिलीट कर लेते हैं कुछ चीजों को, हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। अब दोनों का यहाँ एक चीज देखा जाए तो मास दोनों का अलग है, ठीक है, फोर्स लेकिन इक्वल है, ठीक है, फोर्स इक्वल है। तो F1 इज इक्वल टू F2, ऐसे इस तरीके से आप समझ लेते हैं, M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। यहाँ पर अगर देखें तो मास दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन भी देखते हैं दोनों का अलग। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन देगा V1 बाई डेल्टा V1 बाई डेल्टा T1 इस तरीके से, M2 डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा T2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमें जो इक्वल मिलने वाली चीज है वो क्या मिलेगी, वो मिलेगा हमें संवेग। संवेग हमें इक्वल मिलेगा, ठीक है, मतलब संवेग जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा। बाकी हमारा क्या नहीं इक्वल हो सकता, वेग इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के वेट में अंतर है, तो विस्थापन दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों के मास में अंतर है, दोनों के वेट में अंतर होगा, तो विस्थापन अलग अलग होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक भारी एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगाया जाए तो ये पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, ठीक है, उनका पालन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन वाला है, ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। 20 किलोग्राम का एक पिंड, मतलब m इज इक्वल टू 20 kg, ठीक है, 20 किलोग्राम का एक पिंड है, तो भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर, हाइट कितना दे रहा है, भूमि के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर 1 मीटर हाइट दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो है साइज कम लेते हैं, कर लेते हैं, थिकनेस कम कर ले। ठीक है, देखिए तो इसमें दो चीजें दे दिया है हमें, एक तो मास दे दिया है और दूसरा दे दिया है हमें हाइट, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि एक पिंड को भूमि के के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु, ये कह रहा है बनाए रखना है। देखिए जो कार्य होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। हम यहाँ पर विस्थापन किसको कहेंगे, जब हम विस्थापन क्या होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम जाते हैं, ठीक है। तो हम जब विस्थापन क्या होगा, जब हम ट्रेवल करेंगे तब तो होगा। यहाँ पे बनाए रखने की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे विस्थापन क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। विस्थापन ही आपका शून्य हो जा रहा है। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा, बल आप लगाए रखिए, बल आप लगा के रखिए, तो बल से कोई मतलब, यहाँ पे विस्थापन शून्य हो गया तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो देखो गतिज ऊर्जा जो होता है के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि हम क्या दोगुना कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं वेग को। अगर हम वेग को दोगुना कर दें, सिंपल देखें, v इज इक्वल टू हम 2v कर दें, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे v स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4v स्क्वायर। सिंपली आप देखो ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना स्क्वायर में क्या हो जा रहा है, ये दो गुना हो जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 m। तो हम यहाँ पे मान लो जब v1 कर दें, ये v1 कर दें, ये v2 कर दें, ठीक है, v2 कर दें, तो ये हो जाएगा 4v2 स्क्वायर। तो ये कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुनी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अच्छा एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। और थोड़ा मिटा दें, ये चीजें छिप गई है, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी नहीं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो वर्क डन होगा, जो कार्य करने की क्षमता होगी, उसे हम गतिज ऊर्जा करते हैं। द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो m यहाँ दोगुना हो रहा है, यहाँ 2m हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। संवेग दोगुना पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब यहाँ देखो, अगर v दोगुना हो जाएगा तो p क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और v 4 गुना हो जाएगा तो p भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम v को दोगुना कर रहे हैं और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो रही है, तो यहाँ पर p को हम दो, अगर हम दोगुना कर देंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा फिर 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम, एक तरह से इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा ये भी। चलिए आगे देखते हैं। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इंटेंसिव मेथड पढ़ने के लिए आप वो 11 12th में जो दिया रहता है, 12th में खास करके कॉन्सेप्ट दिया रहता है, उसमें जरूरत पड़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या दिया है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। Q इक्वल टू एम जी एच, तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी, ये सब में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इनके अंदर एक संचित है ऊर्जा। ठीक है, समय आने पर वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे होता क्या है, ऊर्जा, हम लोग एक चीज जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम एक होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न निर्माण किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे तनी हुई गुलेल, अगर गुलेल तनी है छोड़ दे तो उसमें से जो आपने गोटी गोटी लगा रखी होगी वो उड़ के जाएगी, तो उसमें गति आ गई कि नहीं, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। छड़ी की कमानी हो गई, ठीक है, छत पर खड़ा बालक है, ठीक है, उस पे स्थितिज ऊर्जा है, नीचे गिर जाए तो गति में आ जाएगा। पहाड़ पर जमा पानी, पहाड़ पर है पानी, पानी नीचे गिरने लगे तो गति में आ जाएगा। तो जो भी चीजें स्थित है, हम उनके पास अपनी एक स्थिति है, स्थिति के कारण उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता जो संचित है, उस क्षमता ही उनकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल दोलन कर रहा हो तो पदार्थ को क्या स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, या गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, या स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या स्थितिज और गतिज ऊर्जा कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, ठीक है, कोई चीज ऐसे इस तरीके से दोलन करेगी, ठीक है, ये जितना इधर जाएगी इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ए, मतलब इसका आयाम कहते हैं, ठीक है। अब पिंड यहां से जाएगी, ये सीधा यहाँ गई, यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, यहाँ पर यू मैक्स होगा, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, हम्म, और जब ये यहाँ सेंटर में आएगा तो यहाँ इसका के मैक्स होगा, मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी और यहाँ पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कार्य करने की जो क्षमता है वो गति में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटता जाएगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ से धीरे धीरे गतिज ऊर्जा कम होता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसी तरीके का एक पैटर्न बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, जिसमें ये कहा गया है कि गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, ये बात सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे क्या फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए। तो भाई वो झुक जाएगा, उसका गुरुत्व केंद्र चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो झुक जाता है ताकि उसके स्थायित्व में स्थिरता में कमी वृद्धि हो जाए। अगर स्थिरता में वृद्धि हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी से, मतलब जैसे पहाड़ क्या होता है, स्लोपिंग होता है, पहाड़ स्लोपिंग मॉडल होता है, तो अगर उस पर आदमी चढ़ेगा तो इस तरीके से, तो हल्की इस तरफ झुक जाएगा तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो चेंज हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ेंगे। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल क्या होगा, कितना होता है? 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, निरंतर परिवर्तनशील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 24 घंटे। देखिए ये क्या कह रहा है, भू स्थिर जियो स्टेशनरी। भाई जब पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार ये बनाया गया है तो ये इसका क्या होगा, ये भी कितना आवर्तकाल इसका होगा, इसका ये आवर्तकाल होगा उतना जितना पृथ्वी की का एक चक्कर लगाने का टाइमिंग होता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का टाइमिंग कितना होता है? 24 घंटे। तो ये भी 24 घंटे होगा। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह के से एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा और इसका रीजन भी बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल ही देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।